हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस क्लास में, जहां मैं आपको बताने वाला हूं अकाउंटेंसी जो बच्चे इस बार 12th का एग्जाम देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए वैसे ऑब्जेक्टिव्स जिनके आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसके पहले अकाउंट्स का एक ऑब्जेक्टिव सीरीज का वीडियो मेरे चैनल पे पहले से अपलोड है। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोगों ने उसको देखा होगा, उसको समझने का प्रयास किया होगा। और आज ये उस सेक्शन में यानी कि ऑब्जेक्टिव अकाउंटेंसी से रिलेटेड ये मेरा दूसरा वीडियो है जिसमें मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स जो है वो मैं आपको बताने वाला हूं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से हैं वे ऑब्जेक्टिव्स जिनके आने के चांसेस आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा हैं। स्टूडेंट्स देखिए, पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारे सामने आ चुका है और सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि आय व्यय खाता तैयार किया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन। आपके समक्ष ऑप्शन है बाबू, कैश बेसिस यानी नगद आधार पे, दूसरा है एक्रूल बेसिस यानी कि उपार्जन आधार पे, तीसरा है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जो पहला लेसन है आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उस चैप्टर से है ये ऑब्जेक्टिव। और इसमें दो जो मेन खाते बनते हैं, पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और दूसरा बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पहला प्राप्ति और भुगतान खाता और दूसरा आय और व्यय खाता। तो इसमें आपसे पूछा गया है आय और व्यय खाता, तो मैं आपको बता दूं कि आय और व्यय खाता जो है बाबू वो आपका बनता है उपार्जन आधार पे यानी एक्रूल बेसिस पे। यही यदि आपसे पूछा गया होता कि प्राप्ति और भुगतान खाता किस आधार पे बनता है तो बाबू आपका ऑप्शन होता कैश बेसिस यानी कि नकद आधार पे। प्राप्ति और भुगतान खाता नकद आधार पे बनता है, कैश बेसिस पे, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो आय व्यय खाता है वो आपका बनता है एक्रूल बेसिस पे यानी उपार्जन आधार पर। आई होप कि आप लोग जो है समझ गए होंगे इस बात को। आइए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला जो ऑब्जेक्टिव है बाबू वो है आय व्यय खाता तैयार किया जाता है। सॉरी, दूसरा देखते हैं हम लोग, ये पहला है, दूसरा देखते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव है बाबू आय व्यय खाता सामान्यतः दिखाता है। तो देखिए आपके ऑप्शन है नेट प्रॉफिट लॉस, बैंक बैलेंस, कैपिटल फंड और नन ऑफ दिस। तो हम आपको बता दें बाबू कि आय व्यय खाता सामान्यतः सरप्लस को दिखाता है और डेफिसिट को दिखाता है। तो ये इसमें ऑप्शन है नहीं, यानी कि हमारा जो ऑप्शन है बाबू वो डी नंबर, इनमें से कोई नहीं का सही होने वाला है। क्योंकि आय व्यय खाता मेनली सरप्लस या डेफिसिट यानी अधिक या कमी को दर्शाता है, जो इस ऑप्शन में नहीं है। अगला ऑब्जेक्टिव है आजीवन सदस्यता शुल्क है, लाइफ मेंबरशिप फी इज। आपके ऑप्शन है लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस और अर्न्ड बैलेंस। यानी कि आपके समक्ष चार ठो ऑप्शन है और हम आपको बता दें कि आजीवन सदस्यता शुल्क जो है वो एक रिसिप्ट है जो कि कैपिटल प्रवृत्ति का होता है। वो व्यक्ति के जीवन में एक ही बार लिया जाता है और इसका सही ऑप्शन जो है बाबू वो सही होने वाला है, वो है लायबिलिटी यानी कि दायित्व। आजीवन सदस्यता शुल्क जो है वो एक दायित्व होता है। अगला जो है वो ऑब्जेक्टिव आपके सामने है बाबू। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि गैर व्यापारिक संस्थाओं में व्यय पर आय की अधिकता को कहा जाता है। यानी कि जो गैर व्यापारिक संस्थाएं होती हैं उसमें जो एक्सपेंसेज होता है वो इनकम जितना अधिक होता है उससे उसको क्या कहते हैं? तो बाबू इसको कहते हैं सरप्लस, अधिशेष। इसको कहा जाता है सरप्लस यानी अधिशेष। अगला ऑब्जेक्टिव 5 नंबर आपके सामने है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज। तो बाबू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वह एक वास्तविक खाता है और वह होता है कैश स्टेटमेंट यानी कि रोकड़ विवरण।
इसमें सिर्फ रोकड़ से संबंधित विवरण को दिखाए जाते हैं, चाहे उसमें आयगत मदें हो या पूंजीगत मदें हो, यानी कि कैपिटल आइटम्स हो या रिवेन्यू आइटम्स हो, लेकिन अगर कैश से रिलेटेड हैं तो उनको दिखाया जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अगला ऑब्जेक्टिव है 6 नंबर कि चालू वर्ष के दौरान अग्रिम प्राप्त चंदे हैं, यानी कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करेंट ईयर इज, यानी कि ये क्या है आपको बताना है। तो देखिए बाबू, चालू वर्ष यानी कि इस वर्ष का हम लेखा कर रहे हैं और अगले वर्ष का यदि हमको कुछ पहले से प्राप्त होता है तो वो हमारा हो जाता है बाबू लाइबिलिटीज, दायित्व, यानी इसका सही आंसर है लाइबिलिटीज, दायित्व। अगला ऑब्जेक्टिव 7 नंबर आपके सामने है कि अध्यक्ष को दिया गया मानदेय है। तो बाबू हम बता दें कि मानदेय जो भी भुगतान होता है, जो भी ऑनोरोरियम पेमेंट टू ऑनोरोरियम टू चेयरमैन इज ट्रीटेड एज, तो ऑनोरोरियम के रूप में जो भी राशि दी जाती है वो होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि आयगत व्यय, आयगत व्यय। अगला ऑब्जेक्टिव आ चुका है कि गैर व्यापारिक संस्थान में अधिकांश लेन देन होते हैं। मोस्ट ट्रांजेक्शंस इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स आर। तो आपको बता दें बाबू कि अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अधिकांश जो लेन देन होते हैं वो नगद आधार पे होते हैं, यानी कैश होते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव है आपके सामने कि एक संस्था द्वारा प्राप्त चंदा है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इज। तो देखिए सब्सक्रिप्शन जो है आमतौर पे गैर व्यापारिक संगठन को चलाने का आय का एक सबसे कॉमन जरिया है, एक सबसे सामान्य जरिया होता है बाबू। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन आपकी रिवेन्यू रिसिप्ट होती है, यानी कि आयगत प्राप्ति होती है, जो आमतौर पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने के लिए अक्सर मिलती रहती है। अगला ऑब्जेक्टिव 10 नंबर हमारे समक्ष है। यदि स्पष्टतया कुछ न दिया हो तो प्रवेश शुल्क को माना जाता है। एंट्रेंस फी अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इज ट्रीटेड एज, यानी कि यदि स्पष्ट तौर पे कुछ नहीं कहा गया है तो अब इसको क्या माना जाएगा। तो हम बता दें बाबू कि यदि स्पष्ट तौर पे कुछ नहीं कहा गया है, वास्तव में तो अगर प्रवेश शुल्क को देखा जाए तो ये कई बार प्राप्त होता है, लेकिन इसको यदि स्पष्ट कुछ नहीं कहा गया है तो आयगत प्राप्ति यानी कि रिवेन्यू रिसिप्ट माना जाता है। रिवेन्यू रिसिप्ट यदि स्पष्ट कुछ नहीं दिया हो तो। पुराने अखबारों की बिक्री है, यानी जो हमारे यहाँ न्यूज़पेपर आते हैं उन न्यूज़पेपर्स को बेचने से जो पैसा मिलता है वो किस तरह की प्राप्ति है, ये आपसे पूछा गया है। तो बाबू बता दें कि न्यूज़पेपर जो है हमारे यहाँ डेली बेसिस पे जो आते हैं, तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जब इसको बेचती है तो उसका जो पैसा रिसिप्ट करती है वो आयगत प्राप्ति यानी कि रिवेन्यू रिसिप्ट होता है, क्योंकि न्यूज़पेपर जो है वो अस्थायी संपत्ति नहीं है। अगला ऑब्जेक्टिव है आपके सामने कि वसीयत को माना जाता है। देखिए बाबू वसीयत को क्या माना जाता है, तो वसीयत आपको बता दें कि वसीयत जो है एक पूंजीगत प्राप्ति है। वसीयत जो है बाबू एक पूंजीगत प्राप्ति है और इसको जो है लाइबिलिटी माना जाता है। ये दिमाग में रखना है कि इसकी प्रवृत्ति जो है वो कैपिटल रिसिप्ट की है और वसीयत को माना जाता है लाइबिलिटी। दिमाग में रखिएगा कि लीजेसी शुड बी ट्रीटेड एज एक कैपिटल रिसीप्ट और लाइबिलिटी, दोनों में से जो भी विकल्प होगा, अगर प्राप्ति पूछेगा तो कैपिटल रिसीप्ट देगा और अगर इसमें ऑप्शन आपके लाइबिलिटीज का रहता है दायित्व का, तो वहां ये दायित्व होता है। अगला ऑब्जेक्टिव है सचिव को मानदेय का भुगतान है। तो बाबू सचिव को मानदेय का जो भुगतान होता है वह रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि आयगत व्यय होता है। पेमेंट ऑफ ऑनोरोरियम टू सेक्रेटरी इज ट्रीटेड एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, आयगत व्यय। ये ऑब्जेक्टिव मोस्टली जो है बहुत बार पूछता है एग्जामिनेशन में, इसलिए इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान आप लोग दीजिएगा। अगला ऑब्जेक्टिव विशेष दान है, यानी कि स्पेसिफिक डोनेशन। जो स्पेसिफिक डोनेशन है वो क्या है, विशिष्ट दान। देखिए तो विशिष्ट जो दान होता है बाबू वो पूंजीगत प्राप्ति होता है,
वो क्या होता है, पूंजीगत प्राप्ति माना जाता है विशेष दान को, क्योंकि विशेष दान हमेशा मिलने वाली चीज नहीं है। विशेष दान किसी विशेष परिस्थिति में या विशेष काम के लिए मिलता है। तो इस तरह के दान को हम लोग कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं। अगला जो ऑब्जेक्टिव्स है वो आपके सामने है बाबू की प्राप्ति एवं भुगतान खाते में प्रविष्टि की गई मदें होती हैं। ऑप्शन है कैपिटल आइटम्स, रिवेन्यू आइटम्स और बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दिस। तो हम आपको बता दें बाबू कि यदि हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार कर रहे हैं तो उसमें हम लोग कैपिटल और रिवेन्यू दोनों ही आइटम्स को दिखाते हैं, बशर्ते कि वो कैश से रिलेटेड होने चाहिए। यानी कि आपका ऑप्शन जो है वो सी नंबर बिल्कुल सही है। 16 नंबर ऑब्जेक्टिव आपके सामने है कि विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्राप्त दान का लेखा किया जाता है। यानी कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त दान यदि मिलता है हमको तो उसका लेखा कहाँ किया जाता है। तो बाबू आपको बता दें कि अगर हमको किसी विशेष दान का प्राप्ति होता है तो इसका लेखा हम लोग दायित्व के रूप में करते हैं, लाइबिलिटीज के रूप में। अगला ऑब्जेक्टिव है प्राप्ति और भुगतान खाता है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज। तो अभी आपको हमने बताया बाबू कि प्राप्ति और भुगतान खाता जो है वह एक वास्तविक खाता है, रियल अकाउंट, वास्तविक खाता। यानी प्राप्ति और भुगतान खाता जो कैश बेस्ड पे तैयार होता है और यह एक रियल अकाउंट है, वास्तविक खाता है। आय व्यय खाता है, यहां ध्यान दीजिएगा, आय व्यय खाता जो है बाबू वो नाम मात्र खाता है, नॉमिनल अकाउंट है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। यहां आपको ध्यान देना होगा ये दोनों ही खाते जो हैं, एक रिसिप्ट एंड पेमेंट जो है ये आपका जो है बाबू वो रियल अकाउंट हो जाता है। यहीं पे यदि इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो ये नॉमिनल हो जाता है। यहाँ एक और चीज ध्यान देना है कि रिसीप्ट एंड पेमेंट जब तैयार करते हैं तो ये जो कैश बेसिस पे तैयार होता है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक रूल बेसिस पे तैयार होता है। तब बिल्कुल इसमें 4 ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं, आप लोग बिल्कुल चारों को बढ़िया से तैयार कर लेंगे। अगला ऑब्जेक्टिव है वसीयत को मानना चाहिए। तो बाबू वसीयत को मानना चाहिए आपका ऑप्शन है दायित्व, ये लायबिलिटी। यानी कि वसीयत जो है वो एक दायित्व होता है। अगला ऑब्जेक्टिव संयुक्त पूंजी कंपनी है। संयुक्त पूंजी जो कंपनी है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, वो क्या है? तो हम आपको बता दें बाबू कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, यानी कि कृत्रिम व्यक्ति होती है। आपका ये ऑप्शन जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही है, एग्जाम में बिल्कुल आपके आने के चांसेस हैं। और दिमाग में बनाए रखिएगा कि यदि ये प्रश्न आता है तो इसका ऑप्शन आर्टिफिशियल पर्सन होने वाला है। अगला जो ऑब्जेक्टिव है वो है कंपनी किसके द्वारा निर्मित होती है। तो हम आपको बता दें बाबू कि बाय हुम अ कंपनी इज क्रिएटेड। तो कंपनी जो है वो विधान द्वारा, बाय लॉ इसका निर्माण होता है। अगला ऑब्जेक्टिव है आपके समझ निजी कंपनी के अधिकतम सदस्यों की संख्या कहां तक सीमित है। तो एक प्राइवेट कंपनी के लिए द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी इज लिमिटेड टू, बाबू आपको बता दे कि इसका आंसर जो है वो है डी नंबर 200। कंपनी की विशेषता है, फीचर्स ऑफ ए कंपनी इज पृथक वैधानिक अस्तित्व, सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लायबिलिटी, परपेचुअल एक्सिस्टेंस। यानी कि बाबू ये तीनों जो है वो सही हैं, यानी ऑप्शन जो है वो डी नंबर ऑल ऑफ द अबव ये आपका सही है। तीनों ही विशेषताएं हैं कंपनी की। अगला ऑब्जेक्टिव 24 नंबर की एक कंपनी में सदस्यों का दायित्व है। तो बाबू आपको बता दें कि एक कंपनी व्यवसाय में जो सदस्यों का दायित्व होता है वह सीमित होता है, लिमिटेड होता है। समता अंशधारी कंपनी के होते हैं। तो बाबू समता अंशधारी इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ऑफ द कंपनी, तो वे होते हैं बाबू ओनर्स, स्वामी। अगला ऑब्जेक्टिव आपके समक्ष आ चुका है और इसमें आपसे पूछा गया है कि अंशधारियों को प्राप्त होता है,
यानी जो शेयर होल्डर्स होते हैं वे क्या प्राप्त करते हैं। तो हम आपको बता दें बाबू कि शेयर पे दिया जाता है डिविडेंड, लाभांश। एक कंपनी निर्गमित कर सकती है, अ कंपनी कैन इशू, क्या क्या जारी कर सकती है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी एंड प्रेफरेंस बोथ शेयर, उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो बाबू हम बता दें कि एक कंपनी जो है वो इक्विटी शेयर भी इशू कर सकती है और प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर सकती है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही है। यानी कि एक कंपनी इक्विटी शेयर भी इशू कर सकती है और प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर सकती है। एग्जाम बिल्कुल आपका नजदीक है, एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स आपको दिए जा रहे हैं। आप लोग बिल्कुल इसको आराम से थोड़ा सा समय निकाल के, आधे घंटे का वीडियो है, इत्मीनान से आप देख लेंगे तो आपका परीक्षा जो है और आसान हो जाने वाला है बाबू। 28 नंबर ऑब्जेक्टिव आपके समक्ष है कि अंशों का निर्गमन किया जा सकता है। तो बाबू हम बता दें कि अंशों का निर्गमन जो है वो इस 2000 कंपनी अधिनियम 2013 के आने से पहले तीनों ही तरीके से होता था, सम मूल्य पर भी, प्रीमियम पर भी और कटौती पर भी। लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 जब आई तो उसने धारा 53 के तहत, सेक्शन 53 के तहत ये बैन कर दिया कि अब कोई कंपनी डिस्काउंट पे शेयर जारी कर सकती है। यानी कि अब जो है कंपनी आपके समता मूल्य और प्रीमियम, यानी कि समता मूल्य पर आप प्रीमियम पर, दो ही तरह से कंपनी, यानी डी नंबर जो ऑप्शन है वो सही है कि दो ही तरह से कंपनी को इस शेयर को इशू कर सकती है। कटौती पर अब कोई कंपनी इशू नहीं कर सकती है, क्योंकि इसके लिए सेक्शन जो है वो 53 जो है इसको बैन करता है, यानी इसको मना करता है। अगला ऑब्जेक्टिव आपके सामने है कि लाभांश सामान्यतः दिया जाता है। आपके ऑप्शन है डिविडेंड्स आर यूजुअली पेड ऑन ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल या पेड अप कैपिटल। तो हम आपको बता दें बाबू कि लाभांश जो है एक कंपनी चुकता पूंजी पर, यानी कि पेड अप कैपिटल पर देती है। यानी एक कंपनी का जो पेड अप कैपिटल होता है उसी पर डिविडेंड को दिया जाता है, ये दिमाग में रखना है आप लोगों को। अगला ऑब्जेक्टिव है 30 नंबर, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि दायित्वों की कुल राशि में सम्मिलित होती है, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज इंक्लूड्स ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल और सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो आपको बता दें बाबू कि इसमें जो है वो भी आपका आंसर होने वाला है चुकता पूंजी, यानी पेड अप कैपिटल। अगला ऑब्जेक्टिव आपके समक्ष है 31 नंबर, पूंजी का वह भाग जो केवल कंपनी के समापन पर ही मांगा जा सकता है कहलाती है या कहलाता है। द पोर्शन ऑफ द कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड। तो बाबू आपको बता दें कि पूंजी का वह भाग जो सिर्फ कंपनी के समापन पर मांगा जा सकता है वह आपका है रिजर्व कैपिटल, यानी कि संचित पूंजी, रिजर्व कैपिटल। अगला ऑब्जेक्टिव आपके समक्ष है 32 नंबर, 32 तक हम लोग पहुंच चुके हैं और अभी जो है मंद गतियों से हम लोग बढ़ रहे हैं अपने मंजिल के तरफ। ऑब्जेक्टिव्स की तैयारी पे बिल्कुल ध्यान लगाए रहिए, साथ ही साथ नोट्स को भी पढ़ते रहिए। अगर आपने क्लास करा है तो हर तरह के नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं, बढ़िया से पढ़िए, दिमाग को संतुलित रखिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अंतिम परीक्षा बच गया है, परेशान नहीं होना है बाबू। अंशों के निर्गमन पर अधिमूल्य है, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज ए। आपको बताना है कि इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम इज तो यानी कि आपका ऑप्शन है पूंजीगत प्राप्ति, कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस, जनरल प्रॉफिट, जनरल लॉस। तो बाबू हम बता दें कि जब कोई कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर जारी करती है तो उसको जो है कैपिटल गेन यानी कि पूंजीगत प्राप्ति होती है प्रीमियम के रूप में। प्रीमियम के रूप में जो है वो पूंजीगत प्राप्ति होती है। दिमाग में रखिएगा कि जब कोई कंपनी अपने अंशों का निर्गमन करती है और उसके साथ प्रीमियम लेती है तो वो प्रीमियम कैपिटल गेन है, पूंजीगत प्राप्ति है। मांगी गई पूंजी का वह भाग जो वास्तव में शेयर धारकों से प्राप्त किया गया है जाना जाता है।
यानी कि द पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच हैज बीन एक्चुअली रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर्स इज नोन एज, तब शेयर होल्डर से जो मांगा गया है वास्तव में उससे जो प्राप्त हुआ है बाबू वो होता है पेड अप कैपिटल, यानी जो उन्होंने चुकाया है वो पेड अप कैपिटल है। यहां आपसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी, तो बाबू प्राइवेट कंपनी का ऑप्शन है 200, 200, ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अगला ऑब्जेक्टिव आपके समक्ष है कि अंश आवेदन पत्र खाता की प्रकृति होती है, यानी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज इन द नेचर ऑफ, यानी कि जो अंश आवेदन पत्र खाता होता है उसका स्वभाव किस तरह का होता है, यानी वो किस तरह का खाता है। तो हम आपको बता दें बाबू कि अंश आवेदन पत्र खाता की प्रकृति व्यक्तिगत यानी पर्सनल अकाउंट की होती है, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ये होते हैं। यहां आपसे अगर अंश आवेदन खाता के जगह पे अंश आवंटन खाता भी पूछता है तो भी आपका ऑप्शन वही है, पर्सनल अकाउंट। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है, एन एनुअल रिपोर्ट इज इशूड बाय ए कंपनी टू इट्स, यानी किसको जारी करती है, एक कंपनी जो है अपना एनुअल रिपोर्ट किसको जारी करती है। तो बाबू हम बता दें कि एक कंपनी जो है वो अपना एनुअल रिपोर्ट अपने शेयर होल्डर्स यानी अंशधारियों को जारी करती है। अगला ऑब्जेक्टिव है समता अंशधारक कंपनी के होते हैं, यानी कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि शेयर होल्डर्स यानी कि अंशधारी या फिर समता अंशधारी कंपनी के होते हैं, तो बाबू आपका ऑप्शन होगा ओनर यानी कि स्वामी। वही यदि आपसे पूछता है कि ऋण पत्रधारी कंपनी के लिए होते हैं यानी कि डिवेंचर होल्डर्स, तो उसका ऑप्शन होता है बाबू लेनदार, यानी कि ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार होते हैं। जबकि यदि शेयर होल्डर्स पूछता है तो शेयर होल्डर्स बाबू कंपनी के स्वामी होते हैं, ऑनर होते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव आपके समक्ष है कि स्वैट अंश दिए जाते हैं, यानी स्वैट इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो किसको दिए जाते हैं, स्वैट समता अंश जो है बाबू वो किसको दिए जाते हैं। तो हम आपको बता दें बाबू की स्वैट इक्विटी शेयर्स जो है वो कर्मचारियों और डायरेक्टर्स यानी दोनों को दिए जाते हैं, यानी सी नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, यानी कि एक कंपनी स्वैट इक्विटी शेयर्स अपने इंप्लॉइज और डायरेक्टर्स दोनों को दे सकती है। अगला ऑब्जेक्टिव 39 नंबर आपके सामने है कि प्रार्थित पूंजी और याचित पूंजी के अंतर को कहा जाता है, यानी कि द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल इज कॉल्ड, यानी कि एक कंपनी जो है जो प्रार्थित करती है जो मांगती है पैसा और एक दोनों के बीच का जो डिफरेंस है यानी कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल और कॉल्ड अप कैपिटल के बीच का जो डिफरेंस होता है बाबू वो होता है अनकॉल्ड कैपिटल, यानी कि अयाचित पूंजी। अयाचित पूंजी यानी कि आपके प्रार्थित पूंजी में से जितना याचित हुआ है वो तो ठीक है और जितना नहीं याचित हुआ है उसका अंतर यही दर्शाता है अनकॉल्ड कैपिटल। अगला ऑब्जेक्टिव आपके समक्ष है अंशों के निर्गमन के पूर्व कौन सा विवरण निर्गत किया जाता है, यानी जब किसी कंपनी को अपना शेयर इशू करना होता है तो उसके पहले कौन सा विवरण जारी करती है। आपके ऑप्शन है प्रोस्पेक्टस, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ऑल ऑफ दिस। तो हम आपको बता दें बाबू कि एक कंपनी जब भी कभी अपने अंशों का निर्गमन करना चाहती है तो उसके पहले वो प्रोस्पेक्टस जारी करती है, प्रविवरण। ये ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला ऑब्जेक्टिव है 41 नंबर 41 नंबर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि समता अंशधारी होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर। तो हम आपको बता दें बाबू कि ओनर्स ऑफ द कंपनी यानी कि कंपनी के स्वामी होते हैं समता अंशधारी। यहां आपके से पूछा जा रहा है कि एक कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत जारी करती है। ए कंपनी इशूज इट्स शेयर्स एट ए प्रीमियम अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। तो बाबू हम आपको बता दें कि
एक कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 के तहत जारी करती है। 52। और यहीं पे अगर आपसे पूछा रहता कि एक कंपनी जो है वो कौन सी धारा के तहत अंशों को डिस्काउंट पे जारी नहीं कर सकती है छूट पर, तो उसका ऑप्शन होता बाबू 53। वहां ऑप्शन होता आपका 53, यानी 53 के तहत जारी नहीं कर सकती है, आप 52 के तहत प्रीमियम पर जारी करती है। आप 50